हमारे आसपास के पदार्थ, चैप्टर नंबर 1 का रसायन विज्ञान कक्षा 9 और 11 का हम एक इसका पार्ट 1 आपके सामने बना कर दिखा दिए हैं। उसमें हम थोड़ा परिचय किए थे। आज हम उसमें का थोड़ा सा विस्तार से पढ़ेंगे। ये आपके सामने हम चित्र के माध्यम से, प्रैक्टिकल के माध्यम से जितना भी हो सकेगा समझाने की कोशिश करेंगे। बस आप समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, इतना गुजारिश है कि अगर आप वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको समझ में जरूर आ जाएगा। और अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और अपनी प्रतिक्रिया दिखाइएगा कि कैसा वीडियो है। अगर आप लोग कमेंट के द्वारा बताएंगे नहीं तो हमें समझ में कहाँ से आएगा। तो पहले समझिए क्या कह रहा है कि ये कि यहाँ पर एक चित्र बना है। देखिए यहाँ पर ट्रायंगल का, यहाँ पर एक त्रिभुज का चित्र बन रहा है ना। यहाँ पर देखिए ठोस, गैस और द्रव। ये चित्र को माध्यम से पहले समझिए। अगर आपको ये चित्र समझ में आ गया तो आपको ये सारी छः की छः जो परिभाषा यहाँ पर लिखी हुई है वो सब समझ में आ जाएगा। जब चित्र आपको समझ में आ जाएगा तो आपको थ्योरी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है और थ्योरी आपका बन भी जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए ये तीर लगा, ये ठोस है और ये क्या है, द्रव है। ठोस और द्रव हम जानते हैं कि अभी सबको पता है कि जब कोई बर्फ होता है, बर्फ किस अवस्था में होता है, ठोस होता है। सबको पता है ना। जब बर्फ को गर्म किया जाता है तो किस में बदल जाता है, पानी में बदल जाता है। बर्फ को गर्म देखिए यहाँ पर तीर बना ना, बर्फ को जब गर्म किया जाएगा तो क्या बन जाता है, पानी। और पानी को और फिर गर्म करते हैं तो जलवाष्प में बदल जाता है। पता ही नहीं पता। आपके पास बर्फ हो, उसको थोड़ा गर्म करो तो क्या बन जाएगा, वो पानी गल जाएगा। और फिर जब पानी को गैस पे रख दो और गर्म करो 100 डिग्री सेल्सियस पे तो भाप बन जाएगा। बर्फ को गर्म करने पर क्या बनता है, पानी। और पानी को गर्म करने पर किस में बदल जाता है, भाप में बदल जाता है। ठीक उसी प्रकार अब उल्टा करो। आपके पास भाप हो, भाप को ठंडा करोगे तो क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। भाप को जब ठंडा करोगे तो क्या बन जाएगा, पानी। और पानी को और ठंडा करोगे तो बर्फ बन जाएगा। ये दुनिया है, जल चक्र ऐसे ही होता है। बर्फ से पानी, पानी से जलवाष्प, जलवाष्प से पानी, पानी से बर्फ। तो यही तरह बदलने की क्रिया होती है। ये चित्र आपको समझ में आया कि नहीं आया। मैंने बताया क्या, बर्फ से क्या बनता है, बर्फ को जब गर्म किया जाता है तो क्या बन जाता है, पानी बन जाता है। और पानी को गर्म किया जाता है तो क्या बन जाता है, भाप बन जाता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, जलवाष्प। ठीक। अब उसके बाद देखिए, अब जलवाष्प को क्या करो, ठंडा करो। जब जलवाष्प ठंडा होता है तो क्या बन जाता है, पानी। तभी तो बारिश होते हैं, तभी तो क्या होता है, बारिश होता है। उसके बाद जब जलवाष्प को ठंडा करोगे तो क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। अब हम समझते हैं इसको। यह है क्या, ठोस यानी बर्फ है। बर्फ से पानी बदलने की क्रिया, ध्यान से सुनो मेरी बात। बर्फ से पानी बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं, ठोस से द्रव में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं, गलन। क्योंकि बर्फ को जब गलेगा तभी तो द्रव बनेगा। ठोस से द्रव में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं, गलन। एकदम सिंपल परिभाषा। ठोस से द्रव बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं, गलन कहते हैं। यहाँ पर तीर बना ना, देखो ठोस से क्या बन रहा है, द्रव बन रहा है। तो ठोस से द्रव में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं, गलन। अब उल्टा करो इसको। द्रव से ठोस बदलने की क्रिया को हिमांक कहते हैं। क्योंकि आपके पास पानी है, उसको हिम माने जमाओगे, जब उसको जमाओगे तभी तो ठोस बनेगा। तो द्रव से ठोस में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं, हिमांक। ये तो समझ में आया कि नहीं आया। देखिए, ठोस से द्रव में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं, गलन कहते हैं। और द्रव से ठोस में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं। फिर आगे देखिए, अब इन दोनों में देखेंगे। पहले इन दोनों में देख लेते हैं। द्रव से द्रव, देखिए द्रव और तीर यहाँ पर बनाए। द्रव से गैस में बदलने, आपके पास पानी हो, उसको गर्म करो कितने डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस। कहाँ गया, 100, हाँ इसे लिख देते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पर। आपके पास क्या हो, पानी हो। पानी को कितना गर्म करना है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो द्रव से क्या बदल जाएगा, वाष्प में बदल जाएगा। तो द्रव से गैस में बदलने की जो क्रिया होती है उसे वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण में वाष्प जो बनता है, भाप जो निकलती है। तो पानी से गैस में जो बदलने की क्रिया होती है, द्रव से गैस में बदलने की जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। और गैस से पानी में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। गैस हो आपके पास, उसको क्या बनाया जा रहा है, पानी बनाया जा रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं, संघनन। ठीक, क्या कहते हैं, गैस से द्रव में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं, संघनन। अब फिर से एक बार देख लीजिए। ठोस से द्रव में बदलने की क्रिया को गलन कहते हैं। द्रव से ठोस में बदलने की क्रिया को हिमांक कहते हैं। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, द्रव से गैस में बदलने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। और गैस से द्रव में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। ठीक। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए, ठोस लिखा है, गैस लिखा है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो ठोस तो होती हैं, ठोस से सीधा गैस में बदल जाती हैं। ठोस से सीधा, देखिए हम लोग यहाँ पर देखे थे कि ठोस, बर्फ क्या होती है, ठोस। ठोस से क्या होता है, द्रव बनता है, द्रव से क्या बनता है, गैस बनता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ठोस से सीधा किस में बदल जाते हैं, गैस में बदल जाते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, हम लोग पूजा आरती करते समय, ईश्वर का भजन करते समय हम पूजा आरती में एक पदार्थ जलाते हैं जिसका नाम है क्या, कपूर। कपूर ऐसा पदार्थ होता है जो ठोस से सीधा गैस में बदल जाता है। आओ हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। ये है हमारे पास क्या, कपूर है। कपूर को जब हम जलाएंगे तो देखो आपके सामने कैसे बदलता है।
ठोस से सीधा गैस अवस्था में बदलेगा। आइए एक लोग जलाओ, चलो जलाओ। ये है ठोस, आपके सामने दिख रहा है, ये द्रव नहीं बदलेगा, गलेगा नहीं। यही एक ऐसा पदार्थ होता है जो ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है। देखिए देखिए जल रहा है, लग दें इसे। कोई ठोस चीज जला नहीं, कागज जल जाएगा। लाओ नहीं तो हाँ ठीक है। देख अब हम इसको देखते हैं। ये ठोस है, ये जल रहा है, ये द्रव में बदल रहा है क्या? ये सीधा वाष्प में बदल जाएगा। ध्यान से देखना है इसको कैसे विथ प्रैक्टिकल कर रहे हैं। ऐसा आप लोग कितने लोग पहले प्रैक्टिकल करके पढ़े हैं, आप लोग बताइएगा। यहाँ पर जितना भी होगा मैं आपको इस चैनल के माध्यम से जितना भी होगा मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। आज के बाद आपके अंदर कोई भी डाउट नहीं रह जाए। ऊर्ध्वपातन का सबसे अच्छा उदाहरण है, जो ठोस अवस्था से सीधा किस में बदल जाता है? गैस अवस्था में। देखो ये क्या गल रहा है, क्या ये गल रहा है? देखना ये एक समय ऐसा आएगा इसमें कुछ नहीं बचेगा। ध्यान से देखते रहना बस, इसको कुछ नहीं बचेगा। अभी मैं आपके विद प्रैक्टिकल, ये केवल मैं आपको ये मत सोचना कि मैं वो कर रहा हूँ, ऐसे बता रहा हूँ एकदम प्रैक्टिकली आपके सामने। साइंस को इसे क्या कहा जाता है? साइंस का मतलब ये होता है अगर आपका प्रैक्टिकल हो गया, अब आप कभी नहीं भूलोगे कि कपूर क्या होता है। ऊर्ध्वपातन का सबसे बड़ा उदाहरण है। शांति से बैठोगे तुम लोग? सभी लोग, हम सबके घर में होता है। हिंदू धर्म वाले जो है, जितनी भी आरती होती है हिंदू धर्म में, कपूर से ही तो होती है। कपूर से आरती करते हैं, तेल से करते हैं, घी से करते हैं। लेकिन क्या कभी आपको कोई बताया कि ये कपूर क्यों ठोस से सीधा गैस में बदल जाता है? क्या कारण होता है? अभी इसको थोड़ा जल जाने दो, रोक दो वीडियो थोड़ी देर के लिए। आ गया है इसमें एक, अभी आप लोग देख रहे थे इसको कितना बड़ा था, ऐसी साइज लगभग एकदम कम हो गई। देखिए क्या इसमें द्रव में बदला? नहीं बदला ना। तो आप लोग इसको साइंस मानिएगा, जादू नहीं है इसमें, कुछ भी जादू नहीं है, साइंस ही जादू है। साइंस से बड़ा जादू कुछ नहीं है। तो ऊर्ध्वपातन का सबसे बड़ा उदाहरण यही है। अब आपसे अगर कोई पूछे कि ऐसा कौन सा पदार्थ होता है जो ठोस से सीधा गैस में बदल जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? कपूर। कपूर ही। देखिए कुछ बचा क्या इसमें? देखो कुछ नहीं बचा ना, देखो कितना थोड़ा बचा है। अब एक समय आएगा इसमें कुछ नहीं बचेगा, डायरेक्ट हवा में बदल रहा है, डायरेक्ट वाष्प में बदल रहा है। ठीक, एकदम थोड़ा सा बचने वाला है, ख़त्म होने वाला है। चलो ठीक है, ये लगभग ख़त्म ही हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया ना क्या ऊर्ध्वपातन है क्या? अब इसी का जस्ट उल्टा क्या होता है? निक्षेपण। तो आप लोगों के सामने मैंने अभी क्या बताया कि गैस ठोस अवस्था में सीधे गैस अवस्था में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण क्या मिला हमें? कपूर। क्या मिला? कपूर एक ऐसा पदार्थ होता है जो ठोस अवस्था से सीधा किस में बदल जाता है? गैस अवस्था में। तो जो कपूर ठोस अवस्था से सीधा गैस अवस्था में बदलता है उसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। आगे देखिए, फिर उसके बाद क्या लिखा है? निक्षेपण। गैस हो आपके पास, उसको सीधा ठोस में बदल दो। क्या हो आपके पास? गैस हो, उसको सीधा ठोस में बदल दो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? निक्षेपण कहेंगे। क्या कहेंगे? निक्षेपण। अब आपके सामने मैंने बताया क्या कि गलन क्या है, हिमांक क्या है, वाष्पीकरण, संघनन और निक्षेपण और ऊर्ध्वपातन। अब हम देख लेते हैं इसकी परिभाषा। आप लोग देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखा क्या है? संघनन। गैस से द्रव में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया था ना कि गैस से कैसे सीधे किस में बदलता है? द्रव में बदलता है। गैस से आपके पास गैस हो, वाष्प हो, उसको पानी बना दो तो उसे क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। ठंडे गिलास पर पानी की बूंदे, जैसे हम लोग देखते हैं कि एक गिलास लीजिए, फ्रिज से पानी निकालिए, इसको प्रैक्टिकल आप लोग खुद कर सकते हैं। आप क्या लीजिए, एक फ्रिज से ठंडा पानी लीजिए या बोतल लीजिए, उसको रख दो कुछ देर के लिए। आप देखते हो उस पर बगल बगल पानी की बूंदें आकर जम जाती हैं। तो क्या बोतल के अंदर से निकला पानी? नो, बाहर का जो वातावरण वाला वायुमंडल था उस पर जब बोतल पे जाकर टकराता है तो हवा क्या बन गई? पानी बन गई। वाष्प क्या बन गया? पानी। बोतल के अंदर से पानी कभी नहीं निकलता है, बाहर वाले जो वायुमंडल के हवाएं होती हैं वो क्या बन जाती हैं? पानी बन जाती हैं। इसका प्रैक्टिकल आप लोग कर सकते हैं अगर आपके पास फ्रिज का पानी हो तो। गिलास में चाहे पानी रखो चाहे बोतल में रखो, निकाल के कुछ देर तक रख दो बाहर, कुछ देर बाद देखोगे उसकी बोतल के ऊपर पानी आ जाएगा। हम लोग सोचते हैं कि पानी अंदर से आ रहा है, नहीं, अंदर से पानी नहीं आता, बाहर का ही पानी होता है। ठीक, यहाँ पर लिखा ना, ठंडे गिलास पर पानी की बूंदें, 0 डिग्री सेल्सियस पर यह क्रिया होती है। ठीक, अगर आपसे कहा जाए कि संघनन कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर। उसके बाद देखिए वाष्पीकरण क्या है?
द्रव अवस्था में द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलना, द्रव अवस्था से पानी से गैस में बदल रहा है, बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। यानी जब पानी उबलने लगता है तो उसे क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। जैसे क्या होता है, देखिए धूप में कपड़ा सूखना, हम लोग कपड़ा सुखाते हैं ना, कपड़ा क्या किए? धोए और फिर धूप में रख दिए, तो कपड़ा का पानी कहाँ गया? कपड़ा सूख गया। सूखने का मतलब पानी उसका उड़ गया। कहाँ उड़ गया? आकाश में उड़ गया, वाष्प बन गया पानी। पानी क्या बन गया? वाष्प बन गया। पानी का उबलना, जब आपका पानी उबलता है कुकर में रखने पर या फिर किसी भी बर्तन में गर्म करने पर, तो पानी क्या होता है? उबलने लगता है। उबलता है तो उसमें से वो निकलता है, भाप निकलता है, वो क्या होता है? पानी ही होता है। उसके बाद क्या? पसीना आपको खूब आ रहा हो, हवा में बैठ जाओ, आपका पसीना कुछ देर बाद क्या हो जाता है? सूख जाता है। तो पसीना सूख आपके शरीर के अंदर नहीं चला जाता, वातावरण में चला जाता है, भाप बन जाता है। वही पसीना क्या बन गया? भाप बन गया। नमक बनना, नमक भी ऐसे होता है, समुद्र का जल लाइए, उसको गर्म करिए, गर्म करते रहोगे, एक समय आएगा पानी उड़ जाएगा, नमक उसमें तलहटी में बच जाएगा। तो ये देखिए, अगर आपसे कहा जाए कि वाष्पीकरण के उदाहरण क्या है, तो आप बताओगे धूप में कपड़ा सूखना, पानी का उबलना, पसीना सूखना और नमक का बनना। समझ में आ रहा है ना? कितना टेम्परेचर होना चाहिए? 100 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। उसके बाद देखिए गलन क्या है। गलन का मतलब हम लोग अभी बता दिया, गलन माने गलना। देखिए जिस तापमान पर कोई पदार्थ ठोस अवस्था से, यानी बर्फ हो, बर्फ से क्या बन जाए? पानी में बदलता है, तो उसे ही क्या कहते हैं? गलन कहते हैं। कहते हैं ना उस पदार्थ का, उस तापमान को, उस पदार्थ का क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। जैसे बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। बर्फ कितने डिग्री पर गलने लगती है? 0 डिग्री सेल्सियस पर। याद रखना, बर्फ कितने डिग्री पर गलती है? 0 डिग्री सेल्सियस पर। अब उसके बाद देखिए हिमांक। हिमांक क्या है? जिस तापमान पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलता है। हिम माने बर्फ का बनना। हिम माने क्या होता है? बर्फ। तो क्या कह रहा है कि कोई पदार्थ है जो द्रव था, पानी था, वो क्या बन गया? ठोस में बदल गया, तो उसे क्या कहा जाता है? हिमांक कहा जाता है। आगे देखिए, जैसे जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस। यहीं पर लोग कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पर मैंने बर्फ का गलनांक भी 0 डिग्री सेल्सियस लिखा है, यहाँ पर जल का हिमांक, यानी दोनों शब्द एक ही है। अगर आपसे कहा जाए कि बर्फ कब गलेगी? 0 डिग्री पर। कब गलेगी? 0 डिग्री पर। पानी कब जमेगा? 0 डिग्री सेल्सियस। दोनों में, दोनों की प्रक्रिया क्या है? सेम है। बर्फ का गलनांक भी क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, और जल का हिमांक भी क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। कोई डाउट? आगे देखिए, ऊर्ध्वपातन। अभी मैंने बताया ना, ठोस से सीधा क्या हो जाता है? गैस में बदल जाता है। देखिए एकदम सिंपल, ऐसे भी बता सकते हो। ऊर्ध्वपातन आपसे पूछे, ठोस से सीधा गैस में बदल जाए, वो क्या है? ऊर्ध्वपातन। जिस तापमान पर कोई पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है, जैसे कपूर, नवसादर और अमोनिया। अभी मैंने कपूर का तो उदाहरण आपके सामने दिखा दिया। बस सत्य बात क्या है कि तापमान कितना होना चाहिए? 170 से 180 डिग्री सेल्सियस। जब कपूर जलता है तो उसका तापमान 170 से 180 डिग्री सेल्सियस होता है। ये भी आप जानते रहिए, कोई नहीं बताएगा। जितने अंदर से मैं बता रहा हूँ, मैं जानता हूँ आपको नहीं पता होगा। आपको ये जितने टॉपिक आपको बता रहा हूँ, अगर इसको अच्छे से पढ़ोगे, आपको कोई फेल कर ही नहीं सकता। आप किसी भी से भी साइंस पढ़िए, अगर हमसे पढ़ रहे हैं, विश्वास आप रखिए। बस आपको हम ऐसा टॉपिक बता देते हैं, ऐसे अंदर से, हम एक जगह से नहीं, कई जगह से देख करके, रिसर्च करके तब आपको बताते हैं। बस सबसे बात क्या है कि आपको विश्वास होना चाहिए बस। अब बताया क्या? निक्षेपण। निक्षेपण ठीक उल्टा होता है ऊर्ध्वपातन का। इसमें क्या होता है? ठोस से गैस में बदलता है। निक्षेपण में क्या होता है? गैस से ठोस में बदलता है। देखिए, गैस से सीधे ठोस में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? निक्षेपण। हम लोग ठंडियों में देखते हैं ना, पाला पड़ता है जब कहते हैं, तो जब सुबह उठ के देखते हैं तो ऐसे जैसे बर्फ की बूंदें हमारी खिड़कियों पर होती ना, तो वही तो है क्या? निक्षेपण। इसके लिए कुछ नहीं करना है आपको, बस 2 महीने बाद पाला पड़ने लगे कि देखना, जब आपके सुबह उठने के बाद जब आपको बर्फ की बूंदें दिखें खिड़की पर, दरवाजे पर, घास के नोक पर, तो आप समझ लेना हो क्या? निक्षेपण की क्रिया है। क्या है वो? सारी क्रियाएं हमारे अगल बगल होती है, लेकिन हम लोग उसको देखते नहीं। साइंस के नजरिए से देखो, जब कपूर जल के हवा में उड़ रहा है तो समझ लेना ऊर्ध्वपातन हो रहा है, जब आपके सामने पाला पड़ रहा है तो समझ लेना वो क्या है? निक्षेपण है। ठीक, आगे देखिए। अब देखिए इसमें, यहाँ पर मैं कुछ चीज़ लिखा हूँ। जैसे हमारे मनुष्य का तापमान होता है, हमारी बॉडी कब स्वस्थ रहेगी? थर्मामीटर के माध्यम से जब नापा जाता है। थर्मामीटर 3 प्रकार के होते हैं, एक बात याद रखना। थर्मामीटर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक का नाम होता है डिग्री सेल्सियस, एक का होता है फ़ारेनहाइट, एक होता है क्या? केल्विन। क्या होता है? केल्विन। अब जब डॉक्टर के पास जाओगे, अगर ये ज़्यादातर डॉक्टरों के पास ये वाला रहता है, कौन वाला रहता है? ये वाला रहता है। तभी तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि तुम्हारे 100 से ज़्यादा बुखार हो गया है। क्या कहते हैं? और हम लोग मूर्ख लोग जो होते हैं वो समझ लेते हैं कि 100 डिग्री से ज़्यादा हो गया है। अच्छा, कितने लोग ऐसा समझे एक आध बार? मैं तो भाई समझाऊँ, सब यही समझते हैं ना कि जब डॉक्टर साहब कहते हैं कि 100 से अधिक हो गया, 101 हो गया, तो हम लोग कहते हैं 100 से अधिक 101 डिग्री हो गया। नहीं, डिग्री नहीं होता, फ़ारेनहाइट में होता है। क्या होता है? डिग्री में अगर 100 हो जाएगी, जानते हो आपकी त्वचाएं उबलने लगेगी। पानी का तापमान होता है, उबलते हुए पानी का तापमान होता है। और क्या तुम्हारी शरीर उबलती रहती है क्या? उबलते हुए पानी में अपना हाथ डाल के देखो, त्वचा आपकी जल जाएगी, चमड़ी अलग हो जाएगी। ऐसे करना भी मत, बहुत खतरनाक होता है। तो देखिए,
पानी का ये जो हमारे मनुष्य का स्वस्थ मनुष्य का शरीर का तापमान अगर आपसे पूछा जाए, ये याद कर लीजिए, इसमें सेव कर लीजिए, हमेशा आपको काम देगा, पूरी ज़िंदगी काम देगा। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 फ़ारेनहाइट या फिर 310 केल्विन, 310.15 केल्विन, तीनों है। 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 फ़ारेनहाइट या फिर 310.15 केल्विन, इसमें से कुछ भी है। 3 मापना से नापेंगे, 3 मापक से। केल्विन में नापेंगे तो अगर तुम स्वस्थ रहोगे 310.15 केल्विन रहेगा। फ़ारेनहाइट में नापेंगे तो 98.6 फ़ारेनहाइट रहेगा, और सेल्सियस में नापेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा। समझ में आ रहा है ना? याद करते जाए, यहाँ पर जितनी भी मैं टॉपिक लिखा है इसको आपको याद रहना चाहिए अगले दिन, ठीक। अब उसके बाद देखिए, अब यहाँ पर प्रश्न है कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या होता है? 32 फ़ारेनहाइट होता है। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या होता है? 32 फ़ारेनहाइट। और 0, अब देखिए 0 डिग्री सेल्सियस बराबर केल्विन कितना होता है? 273.15 केल्विन। सोचिए 0 डिग्री सेल्सियस में कितने फ़ारेनहाइट? 32 फ़ारेनहाइट। और 0 डिग्री सेल्सियस में केल्विन कितना? 273.15 केल्विन। ये आपको याद करना है। कल अगले दिन जब आप सवाल लगाओगे तो ये काम देगा, आपको जरूरत पड़ेगी। अगले दिन मैं आपको सवाल लगाऊंगा इसमें से, डिग्री से सेल्सियस में बदलना, सेल्सियस से डिग्री में बदलना। जब आप इसको पूरा पढ़ लोगे तो आप आराम से लगा लोगे, ठीक। सवाल कल मैं लगाऊंगा इसमें से। अब यहाँ पर प्रश्न बनता है कि 100 डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन? तो 100 डिग्री सेल्सियस में 373.15 केल्विन। 100 डिग्री सेल्सियस में कितना केल्विन? 373.15 केल्विन। अब उसके बाद क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस में कितना फ़ारेनहाइट? तो 212 फ़ारेनहाइट। 100 डिग्री में कितना केल्विन? 373.15 केल्विन। और 100 डिग्री सेल्सियस में कितना फ़ारेनहाइट? तो 212 फ़ारेनहाइट। तो इस तरह है आपके क्या, इस चित्र के माध्यम से मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश किया। अगर आपको समझ में आया हो तो आप लोग लिख लीजिएगा और कमेंट ग्रुप में बताइएगा कि आप लोग जितने भी हमारे यूट्यूब पर हमको देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक। और चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो आपको मैं इसी तरह से रिलेटेड वीडियो लाता रहूँगा, साइंस विथ प्रैक्टिकल। जितना हो सकेगा मैं आपको प्रैक्टिकल के माध्यम से जितना मुझे हो सकता है समझाने की कोशिश करता हूँ। और आप लोग अब बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। आप अपनी प्रतिक्रिया देंगे और अगले दिन हम क्या करेंगे, डिग्री से फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में बदलने के सवाल हम बताएंगे, ठीक। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। चलो मिलेंगे कल फिर अगले दिन।